सर कल हम किसी से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा वसाइल तकसीम किए जाते हैं, तो नए फार्मूला में पॉपुलेशन की परसेंटेज कम की जाएगी और सूबों को इंकरेज किया जाएगा कि वो खुद अपने मुकामी वसाइल भी पैदा करें। क्या ये बात सही है? देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप पॉपुलेशन प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेज करें और अदरवाइज सिर्फ जुबानी कलामी जो है वो दूसरी बात करें, तो अगर फिर अगले यानी कोई 30-40 साल में अगर आप 50 करोड़ हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर आप जितनी मर्जी तरक्की करने पर हाल से बुरा होगा। सर जब आप आईनी अदालत बनाने की बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई एक तजवीज़ ये भी है कि जजों की रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए उसको बढ़ा दिया जाए। क्या ये बात सही है? जी दुरुस्त है। ये दुरुस्त है। तो रिटायरमेंट एज 70 साल की जाएगी? जी नहीं, 68 ईयर्स। चले अब सुबह में सबदा आ जाएगा आपके सामने। हाँ 68 ईयर्स है। मैं 70 साल इसलिए बोल दिया था कि आप बड़े फराख्तिल आदमी, आपने कहा होगा एक ही दफ़ा 70 कर देते हैं। तो सर तरकई साहब से भी इस पर रद्द में ले लें। शहराम साहब, ये दो बड़ी बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जजेस की रिटायरमेंट एज 68 ईयर्स। देखें, हम तो पहले ही अपना इस पर तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि इसकी क्यों ज़रूरत आई, इससे सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा। आप एक पार्टी को क्लैम करना चाहते हैं, एक लीडर को, उसकी विज़न को, उसके हिसाब किताब को, और उससे फिर जो फैसले आए वो आपके सामने हैं, उस पर क्या डिबेट होगी। और उसको अभी भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उस पर डिबेट चल रही है कि आया ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है या गलत है, उसका तो अभी फैसला ही नहीं आया ना। आप एक और तरमीम लेके आ रहे हैं, तो राना साहब, इनकी पार्टी, इनकी हुकूमत लेके आ रही है, तो मेरे ख्याल से अखलाकी जवाब तो ये था कि पहले जो प्रोसेस चल रहा है उस तक वेट करते कि उस पर क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है। दूसरी बात यह है कि जो जजेस की एज की बात है, मतलब इनके लिए आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा है, सिस्टम को इससे क्या फ़ायदा है। हमें ये बताए कि अगर ये एक जज 62 या 64 में रिटायर होता है, वो 78 उसकी उम्र इस बेंच के लोगों की क्यों की जा रही है? 65 से 68 कर 65 3 साल बढ़ाया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं और उनको उस लूप में लाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए पहले जज होंगे, शायद मोस्ट लाइकली सबसे पहले बेनिफिशियरी वही होंगे। देखें तो हर चीज़ के पीछे के इंटेंट क्या है, आपका इरादा क्या है, आप वो काम करना क्यों चाहते हैं। अगर मैं ये बार बार कह रहा हूँ और हम सब कहते हैं कि ये जो होने जा रहा है, ये जो हो चुका है और होने जा रहा है, इसकी ये लोग सबसे ज़्यादा कीमत आज तो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद ये हमसे ज़्यादा कीमत अदा करें। राना साहब, जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला इशू है वो बड़ा अहम है। हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर रद्द अमल आएगा और आप उसमें प्रोविजन डालने जा रहे हैं कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसका तरीका कार क्या होगा और इसके ऊपर क्या रद्द अमल मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है? जी, मैं इसके ऊपर अर्ज करने से पहले जो तरकई साहब ने फरमाया है कि क्यों करना चाह रहे हैं, लोगों का इसमें क्या फायदा है, सारा फायदा ही लोगों का है। ये यानी आईनी केसेस जो है वो 5% होते हैं और वो टाइम लेते हैं 50%। ये आईनी बेंच के जजेस जो हैं वो आधा दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरा काम भी करते हैं या दूसरा काम करने का उनको वक्त ही नहीं मिलता। अब अगर 24 में से जो है वो 11-12 जज जो है वो ये काम करते रहेंगे तो फिर जो आम आदमी के केसेस हैं वो तो फिर इसी तरह से जो है ना फिर उनको तो 15-15 साल ही लगेंगे। तो सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कितने जज रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें कितने जज रखेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो बिल्कुल उसका काम ही अलग होगा और वो उसका बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 724 जो है वो दूसरे केसेस को सुनेगी और उसकी तादाद भी जो है वो यकीनन जो है वो जो भी इस वक्त है उसके मुताबिक जो है वो पूरी की जाएगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस जो हैं ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केस जो है वो सुनेंगे जो कि टोटल केसेस का 5% है। आईनी अदालत में कितने जज होंगे? 100% टाइम
और दूसरी जो बात आपने सर, आईनी अदालत में कितने जज होंगे? आईनी जज तादाद में जो जजेस की तादाद है वो गालबन कोई, अभी मेरा ख्याल है कि शायद इस पे कोई जो है वो ड्राफ्ट, क्योंकि हमने इस मरतबा ये किया है कि जो पिछली दफा था ना कि जी एक ड्राफ्ट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ड्राफ्ट अब एक ही तैयार होगा और वो सुबह कैबिनेट में पेश होगा। तो सर 8 या 8 से ज्यादा? मेरा ख्याल है कि ये इसी के लगभग कोई जो है ना माइनस प्लस होगी। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रह जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तादाद तो मेरा ख्याल है शायद 32 है, लेकिन इस वक्त जो है वो 24 है। तो 24 पे आप फिक्स कर देंगे? नहीं, लेकिन 24 से खैर वो तो यानी जो है वो तादाद पूरी की जा सकती है। अगर 32 भी हो जाए तो वो भी नहीं, मैं समझता हूँ कि जो लोड है उसके हिसाब से कम है। अच्छा, बाकी आपने बात की थी ट्रांसफर की। एक और बात बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम होगी? नहीं, वो उनका स्टेटस जो है वो इक्वल होगा। दोनों का स्टेटस इक्वल होगा, तो फिर 2 जजेस होंगे, एक चीफ जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा सर? ट्रांसफर का प्रोसीजर जो है ना, पहले तो ये है ना कि एडवाइस करता है अपना प्राइम मिनिस्टर, और उसमें पहले वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो जज की कंसर्न ली जाती है। तो वो इख्तियार जो है वो हुकूमत में ड्रॉ कर रही है, और ट्रांसफर का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दे रही है। और जुडिशल कमीशन की तश्कील का तरीका वही होगा जैसे अभी आईनी अदालत बनाने का तरीका कार है, आईनी बेंच बनाने का? नहीं, जुडिशल कमीशन जो है वो तो एक अलग बॉडी है जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकता है, अपना फारग कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, तो ट्रांसफर भी कर सकता है। उसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और उसमें नुमाइंदे जो बार के हैं वो दोबारा बैठेंगे। उसमें बार के भी नुमाइंदे हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें अपोजिशन भी है। सही। शहराम साहब से इस पे राय ले लूं क्योंकि ये 2 बहुत ही बड़ी खबरें हैं और इनको शायद हो सकता है मुमकिन तौर पर मुतासर भी ज़्यादा करें। सर 2 बातें उन्होंने कही, एक तो चीफ जज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके मुताबिक ही एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 बराबर की अदालतें। देखिए, कानून तो ऑब्वियसली राना साहब क्योंकि वकील हैं तो बेहतर चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जनरली जो परसेप्शन है या जो हम सिस्टम को देखते हैं, राना साहब ने बात की कि जी 5% जो आपके ये मसले होते हैं ये नॉर्मल लोगों के मसलों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, आईनी बेंच की तरफ हो जाते हैं वो केसेस। तो आप 5% के लिए 8 जजेस लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये लोगों 5% के लिए आप बंदोबस्त कर रहे हैं, बजाय ये कि 24 जजेस हैं, 32 हैं, उनको जिस तरह राना साहब ने कहा कि जी तादाद कम है, शायद ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हुकूमत 32 के बजाय 42 कर ले, पूरे पाकिस्तान के केसेस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा दे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं उनके लिए हम बंदोबस्त नहीं कर रहे, जहाँ पे 5% केसेस हैं उसके लिए हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं। 5% के ऊपर आधा टाइम लग जाता है, तो आधा बात सही है, ठीक है। तो अगर आप जजेस बढ़ा दें और देखिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बेंच बनाए, वो उसको डील करे, ठीक है। बड़ा इशू ये है कि 2 अदालतें बढ़ जाएंगी, ये एक इशू है जो कल आने वाले दिनों में पता चलेगा। 2 अदालतें बनेंगी तो एक सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी, 2 सुप्रीम कोर्ट ही होंगी, बकौले राना साहब जो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जजेस की ट्रांसफ़र, एक बंदा है वो इस्लामाबाद में है, उसका करियर इधर है, उसका पूरा हिसाब किताब है, और वहाँ पे उसको वो बैठा है, उसका पूरा हिसाब किताब उधर है। अचानक लेटर आता है और मेजॉरिटी हुकूमत की है उधर, क्योंकि आज ये हुकूमत में है, शायद कल हम हुकूमत में हो, परसों कोई और हुकूमत में होगा, तो जो हुकूमत में होगा उसको एडवांटेज होगा जज को तब्दील करने का। जज ऑब्वियसली फिर मनूवरिंग भी करेंगे, इंसान है ना, हमारी सोसाइटी के हमारी तरह के लोग हैं, वो जज हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एंकर है, कोई वकील है, कोई क्या है।
फिर वो देखेगा कि जी मैं फ़ैसला क्या देता हूँ, फिर वो उस तरह के फ़ैसले के हिसाब से फिर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होगी। अभी तक तो मेरे ख्याल से जो पिछली आइन में था उसमें था कि उनका कंसर्न था, कंसर्न ख़त्म हो जाएगा तो जजेस से बेसिकली सरकारी अफसर बन जाएंगे, फिर वो अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के चक्कर में लग जाएंगे। तो इंसाफ होता हुआ नहीं दिखाया जाएगा या होता हुआ नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आप समझते हैं उसके मुनाफी हो जाएगा, वो मुनाफी हो जाए। देखें, और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें बदलते पाकिस्तान में देर नहीं लगती। आप हुकूमत में होते हैं, अगली सुबह आप हुकूमत में नहीं होते, आप जेल में होते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख रही है, पॉलिटिशियंस को, सबको। हमारी तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ ना, राना साहब की पार्टी का और बाकी पीपल्स पार्टी का और इनका बड़ी बार एक्सपीरियंस हुआ है। अगर पॉलिटिशियंस अपने पुरानी गलतियों से सीख के अपने मामला ठीक ना किए, सो यू एंड अप इन ए डिज़ास्टर। आज हम किधर जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमने अचीव की है, 26 में हमने क्या अचीव किया, 27 भी आ जाएगी, क्या अचीव करेंगे। राना साहब ने कहा अगर कुछ रह गया तो 28 में भी कर देंगे। मेरी राय है कि इतनी चेंजेस की क्या ज़रूरत है, एक पेपर पे लिख दे, अपना आइन बना ले अपनी मर्जी का, वो सारा पास करवा ले। राना साहब एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से। ये 2001 में आपने इस चीज़ को ख़त्म किया था और बड़ा उसका क्रेडिट उस वक्त क्लेम किया गया था, मेहनत की गई थी कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलग-अलग किया जाएगा। अब आप उसको दोबारा इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये उसको उस शक्ल में तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बहरहाल ये तजर्बा कोई इतना कामयाब नहीं रहा। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी जो है वो किसी न किसी शक्ल में, उस शक्ल में तो नहीं जिस शक्ल में थी, लेकिन किसी न किसी सूरत में उसका वापस लाया जाना जो है वो अमूमी और जो मजमूई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें उसकी जरूरत महसूस की जा रही है। तो सर फिर डीसी बड़े पावरफुल हो जाएंगे? नहीं, वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितने उस वक्त थे, लेकिन देयर शुड बी ए बैलेंस रैशनल।